हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 19 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सत्यप्रकाश शर्मा नामक बुजुर्ग और उनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा ने ऐसा काम किया है जो देश में अब तक नहीं हुआ। यह दंपति करीब 300 किलो का एक ताला बना रहे हैं। इतना बड़ा ताला बनाते हुए उन्हें 1 साल हो चुका है। और दोस्तों इस ताले की जो चाबी है उसका वजन 25 किलोग्राम से ज़्यादा है। और अगर चाबी की लंबाई की बात की जाए तो 3 फुट 4 इंच इस चाबी की लंबाई है। और दोस्तों ये जो ताला है अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 6 फुट और 2 इंच इस ताले की लंबाई है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में इसे बनाया जा रहा है। और साथ ही आपको नाम भी याद रखना है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा इस ताले को बना रहे हैं। और इसके जो ताला है इसका वजन कितना है? तो 300 किलोग्राम का ये ताला है। और दोस्तों ये जो सत्यप्रकाश शर्मा है उन्होंने ये बताया है कि इस ताले को बनाते हुए उन्हें 1 साल का समय हो चुका है। और इसके लिए खर्च की बात अगर की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा इस ताले को बनाने में हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को के लिए कितने डेसिबल की सीमा तय की है? ऑप्शन नंबर ए है 50 डेसिबल, बी है 75 डेसिबल, सी है 100 डेसिबल और डी है 150 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 75 डेसिबल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को अधिकतम 75 डेसिबल तक सीमा तय की है। प्रयागराज में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज़ आवाज़ में अजान पर कोहराम का मामला मचा है। IG प्रयागराज KP सिंह ने रेंज के चारों जिलों के DM और SSP को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि प्रयागराज में 75 डेसिबल से अधिक वॉल्यूम में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। और इसके साथ ही समय सीमा भी तय की है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। और दोस्तों कोर्ट ने ये कहा है कि लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकारों में शामिल है। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को नींद में खलल डालने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इस वजह से लाउड स्पीकर को रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बजाने को लेकर के पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और हाई कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। तो ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्रयागराज में ये बात कही गई है कि लाउड स्पीकर जो है पूरी तरीके से 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दैनिक जागरण के झांसी के प्रबंध निदेशक की मृत्यु हो गई है। इस पेपर का प्रारंभ कहां से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है झांसी और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी झांसी। दैनिक जागरण झांसी के प्रबंध निदेशक राजेंद्र गुप्त का बुधवार को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 4 मार्च 1926 को उत्तर प्रदेश के कालपी यानी जालौन जिले में हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उसके झांसी के प्रबंध निदेशक कौन थे? तो राजेंद्र गुप्त झांसी के प्रबंध निदेशक थे।
और इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कालपी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 4 मार्च 1926 को। अब दोस्तों ये जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो प्रथम संस्करण है वो झांसी में स्थापित किया गया था। झांसी से लॉन्च किया गया था प्रथम संस्करण को। और दोस्तों जो इसकी स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1942 में पूर्णचंद्र गुप्त ने। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो राजेंद्र गुप्त हैं ये झांसी के प्रबंध निदेशक 1942 से लेकर के अभी तक थे और इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना कब से शुरू हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है 2022, बी है 2023, सी है 2024 और डी है 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2023। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक सेक्शन का परिचालन वर्ष 2023 में शुरू हो जाए। प्रदेश के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में मंजूरी दी और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। केंद्र सरकार ने आरआरटीएस से देश के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए कुल 8 कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। उनमें से जो एक कॉरिडोर है वो कौन है, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है और ये 3 प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर में से एक है जिसे फेज फर्स्ट में लागू किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 8 कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं उनमें से जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है इसे फेज फर्स्ट में लागू किया जाएगा। और ये जो कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर देश का पहला आरआरटीएस कॉरिडोर है। दिल्ली में यह 13 किलोमीटर और यूपी में 69.15 किलोमीटर का है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आरआरटीएस कई बार आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और दोस्तों ये जो रैपिड रेल परियोजना है इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी और इससे दिल्ली से मेरठ तक के सफ़र में जो लगने वाला समय है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और पहले फेज़ में जो ये कॉरिडोर हैं 8 कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, तो पहले फेज़ में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जो है परिचालन इसका शुरू किया जाएगा और 2023 में इसके शुरू किए जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का रेलवे पुल का निर्माण पूरा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है चिनाब नदी, बी है तवी नदी, सी है डोडा नदी और डी है किशनगंगा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। अभी तक अगर देखा जाए कि वर्तमान में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर है, तो चीन की सुईपई नदी पर बना यह पुल करीब 275 मीटर ऊंचा है। लेकिन चिनाब नदी पर बन रहे इस पुल के निर्माण के बाद भारत चीन से यह तमगा छीन लेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये कहां पर बनने जा रहा है, तो ये भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है। और ये किस नदी पर बन रहा है, तो चिनाब नदी पर ये बनाया गया है। और दोस्तों इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा होने वाला है, ये अंतिम चरण में इसका काम जो है वो जारी है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो नदी के तल से ये 359 मीटर ऊंचा होगा, जो कि वर्तमान में जो चीन में है सबसे ऊंचा पुल वो 275 मीटर है। लेकिन इसके निर्माण के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो रेलवे पुल है चिनाब नदी पर, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वर्ष 2002 में, दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वर्ष 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। यानी कि इस प्रोजेक्ट को लाया गया था 2002 में,
लेकिन इस पुल का अगर निर्माण कार्य देखा जाए तो वो 2004 में शुरू हुआ था। और ये जो पुल है ये 500 टन भार को वहन करने की क्षमता रखता है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये जो पुल है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 1315 मीटर, 1315 मीटर इस पुल की लंबाई होगी। और ये जो पुल है ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं को भी झेल सकता है। और अगर भूकंप की बात की जाए तो रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता तक के भूकंप को ये झेल सकता है। तो ये इस पुल की खासियत है। तो ये आपको याद में रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बन रहा है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। और ये इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है सिंगापुर, सी है भारत और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ पर बन रहा है, तो सिंगापुर ने इसके बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है प्रकाश जावड़ेकर, सी है डॉक्टर हर्षवर्धन और डी है रविशंकर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। और ये जुलाई 2021 में अपना पद जो है वो संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है हरियाणा और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इकाइयां राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन कर सकेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि देश का पहला इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो बिहार ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पर्यटन मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय और डी है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश, ये आपको अभियान ध्यान में रखना है, देखो अपना देश अभियान के तहत असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का फोकस असम के व्यंजनों पर किया गया। असमिया के भोजन मुख्य में आहार में चावल है, मछली, मांस, सब्जियां और जड़ी बूटियां आदि शामिल हैं। तो दोस्तों देखो अपना देश अभियान के तहत असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किया गया है। और किस मंत्रालय ने किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने इसका जो है आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन को अब किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
बी है गृह मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बताया कि अब नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। अभी यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को चाइल्ड लाइन 1098 के रूप में जाना जाता है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, लेकिन अब जो है इसे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। और नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन को चाइल्ड लाइन 1098 के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे 19 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, सऊदी अरब। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर सभी लोग किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।